मगर वो ठीक कह रहे हैं, मैं कैसे अब्बा की सीट पे बैठ सकती हूँ? मुझे वाक़ई उनके कारोबार का कुछ नहीं पता। अब पहली दफ़ा उसे फ़िक्र सताने लगी थी। ताया अब्बा के सामने जो बड़े-बड़े दावे किए थे, उनको साबित करने के लिए वो क्या करेगी? एकदम से बहुत सा बोझ उसके कंधों पर आकर उठा। हया, जब तुमने उस रात को मुझसे वो सारी बातें बताई थीं, तो मैंने तुम्हारे बारे में 2 आरा कायम की थीं। पहली ये कि जो लड़की किसी की मदद लिए बगैर इतना कुछ खुद ही तन्हा सह सकती है, वो बहुत मज़बूत लड़की होती है। शायद चंद माह कब्ल तुम इतनी मज़बूत ना हो, मगर अब हो गई हो। वो नरमी से कहता उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो अभी तक दरवाज़े को देख रही थी। और दूसरी बात ये कि तुमने उस साइको ऑफ़िसर का पज़ल हल कर लिया, जिससे मुझे लगा कि तुम एक समझदार और ज़हीन लड़की हो, जो मामूली सी बातों से भी अपने मसाइल के हल ढूँढ लेती है। यकीन करो, बिज़नेस सँभालने के लिए किसी डिग्री से ज़्यादा कॉमन सेंस, मज़बूत आसाब और ज़हानत की ज़रूरत होती है, और सब तुम्हारे पास है। फिर फ़िक्र कैसी? उसने दरवाज़े से निगाहें हटाकर जिहान को देखा। क्या तुम मेरी मदद करोगे? बहुत पुरुम्मीद अंदाज़ में उसने पूछा था। बिल्कुल भी नहीं, जो करना है अकेले करो और ख़ुद करो, क्योंकि तुम कर सकती हो। एक लाताल्लुक़ सा तबसरा करके वो दरवाज़े की तरफ बढ़ गया। उसने तिलमिला कर उसे जाते देखा। आखिर उसने मदद मांगी ही क्यों इस आदमी से? सोचा भी कैसे कि वो उसकी मदद करेगा? वो तो जिहान था, वो तो हमेशा उसे तन्हा छोड़कर चले जाने का आदी था। अब वो क्या करेगी? सर हाथों में थामे वो सोफ़े पर गिर सी गई। उसकी अना का सवाल था। ताया के सामने इतने दावे करके वो पीछे नहीं हट सकती थी। पीछे हटने का रास्ता अब बंद था। उसे कल से वाक़ई ऑफ़िस जाना पड़ेगा। वो जानती थी, चंद दिनों की ही तो बात है, उसने खुद को तसल्ली दी। रात वो अब्बा से मिलने गई, जब फ़ातिमा करीब नहीं थी, तो उनका हाथ पकड़कर नरमी से उन्हें अपने फ़ैसले का बताया। सारी बात सुनकर वो नहीब से अंदाज़ में हल्का-सा मुस्कुराए। बाकर साहब से मिल लेना, वो तुम्हें काम समझा देंगे। बहुत धीमी आवाज़ में वो बस इतना ही कह पाए थे। और ज़ीशान मेरा दोस्त है, कोई मदद चाहिए हो तो उसे कह देना। फिर उन्होंने आँखें मूंद लीं। बीमारी वाहिद शय नहीं होती जो इंसान को ढा सकती है। दुःख ज़्यादा ज़ोरावर होते हैं। वो भी टूट चुके थे। उसे रुहेल पे पहले से बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। फ़ातिमा से सामना हुआ तो बस सरसरी सा बताया, कल मैं अब्बा के ऑफ़िस जाऊँगी। उन्होंने हैरत से उसे देखा। क्यों? अब्बा ने कहा था। अच्छा, आप ये कारोबारी बातें उनसे मत कीजिएगा, डॉक्टर ने मना किया है। वो निगाह बचाकर उससे निकल गई। वो फ़ातिमा को जानती थी। उसे मालूम था कि उसके फ़ैसले पे बहुत खुश नहीं होंगी। और खुश तो शायद खुद भी नहीं थी। वो खुद भी ऐसा नहीं चाहती थी। ये तो जिहान था जिसने उसे फंसवाया था, और अब फिर खुद से पीछे हट गया था। सुलेमान साहब का ऑफ़िस निहायत पुरताइश अंदाज़ में आरास्ता किया गया था, ग्रे और गहरे नीले की थीम के साथ। सफ़ेद चमकते मार्बल टाइल्स, कीमती पर्दे, शाहाना सा फर्नीचर, और इस ऊंची स्याह घूमने वाली कुर्सी की तो शान ही अलग थी, जिस पर वो इस वक्त बैठी थी, अपने सिल्क के स्याह अबाया में मलबूस दोनों कोहनियाँ कुर्सी के हाथ पे जमाए, उंगलियों से दूसरे हाथ में मौजूद प्लेटिनम घुमाते हुए टेक लगाकर बैठी। वो संजीदगी से सर हिलाती बाकर साहब की ब्रीफिंग सुन रही थी। नफासत से लिए गए नकाब में से झलकती आंखें मुतवज्जा अंदाज में सिकुड़ी हुई थीं। वो अधेड़ उम्र और शरीफुन-नफ्स से इंसान लगते थे, और अब पूरी जाँ-पहचानी से उसे अब्बा की कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में आगाही दे रहे थे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स, कंपनी के ज़ेर-तामीर प्रोजेक्ट्स, टेंडर्स, वो सब सुन रही थी, मगर बाज़ इस्तिलाहात में बहुत मुश्किल थी। उसे सब समझ में नहीं आ रहा था। रह रहकर उसे कारोबारी मालूमात में कम इल्मी का अफ़सोस हो रहा था। वो खुद को समझा रही थी कि ये अफ़सोस भी कम इल्मी का है, ना कि ताया को यूँ चैलेंज करने का। लेकिन शायद आखिरत ज़िक्र पे उसे ज़्यादा अफ़सोस था। कंपनी में 40% शेयर्स आपके वालिद के हैं मैम, 20% फुरखान साहब के हैं, 20% ज़ाहिद साहब के, और 10% सेठी साहब के हैं। और आखिरी 10%? पहली दफ़ा उसने ज़बान खोली और साथ ही ऑफ़िस का दरवाज़ा खुला। हया ने चौंक कर देखा, और फिर नागवारी की एक लहर ने उसे सर से पाँव तक घेर लिया। अगर उसे थोड़ा-सा भी ख़याल आता कि आखिरी 10% शेयर होल्डर्स वलीद लगारी हो सकता है, तो वो कभी ऑफ़िस ना आती। ओह! आप ऑफ़िस आई हैं? वो आप पे ज़ोर देता तंज़िया मुस्कुराहट के साथ बहुत एतमाद से चलता हुआ अंदर आया। बाकर साहब के चेहरे पर नागवारी उभरी, मगर वो खामोश रहे। तो सुलेमान अंकल की सीट आप सँभालेंगी? उसके सामने कुर्सी खींचकर वो टाँग पर टाँग रखकर बैठ गया। क्या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री आपने तुर्की से ली है? मगर अब्बा को तो आपने बताया था कि आप एलएलबी कर रही हैं।
तमस्कुराना अंदाज में कहता हुआ वो वाज़ेह ये उस रात का हवाला दे रहा था। ये तय था कि पहली दफ़ा नक़ाब में देखकर अगर वो फ़ौरन उसे पहचान गया था तो वजह यही थी कि उसने बाहर स्टाफ से उसकी आमद के बारे में सुना था। तभी वो इतने एतमाद से बेधड़क इस ऑफ़िस में दाख़िल हुआ था जिससे वो ग़ालिबन हमेशा होता था। तो मैडम एमडी, क्या इरादे हैं आपके? क्या अब इस ऑफ़िस में तालिबानाइज़ेशन राइज हो जाएगी? वो जो खामोशी से लब भींचे उसकी बात सुन रही थी, उसने दाएं अब्रू सवालिया उठाई। सियाह नकाब से झलकती आंखों की सख्ती वाज़ेह थी। मैंने आपको पहचाना नहीं। आपकी तारीफ़? बाकर साहब, ये साहब कौन हैं? मैम, ये लगारी साहब हैं। पहचान तो खैर आप गई हैं, मुझे नहीं लगता आप कभी भूल पाएंगी। वलीद लगारी कहते हैं मुझे। और वलीद साहब, मेरी एक बात का जवाब दें। मुतवाज़िन लहजे में बात काटते हुए वो आगे होके बोली और एक दूसरे में फंसे हाथ मेज़ पर रखे वो जो इस्तेहज़ाई अंदाज में बोले जा रहा था रुक गया। वलीद साहब, क्या मैंने आपको अपने ऑफ़िस में बुलाया था? वलीद ने हँस कर सर झटका। मैडम हया, बल्कि मिसेज़ हया, अब जब आपको इधर काम। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो पहले से बुलंद और दुरुस्त आवाज़ में बोली। वलीद की भवें सिकुड़ीं। सुलेमान अंकल के ऑफ़िस में आने के लिए मुझे इजाज़त। वलीद साहब, क्या मैंने आपको बुलाया था? वो बेहद ऊँची आवाज़ में कहती कुर्सी से उठ खड़ी हुई। बाकर साहब भी एहतरामन साथ ही उठे। ताबेदारी का सबूत, वफ़ादारी का एहसास वलीद की पेशानी के बल गहरे हो गए। वो तेज़ी से उठा। सुलेमान अंकल मेरे साथ ये सलूक कभी बर्दाश्त न करते। मैं आपके साथ इससे भी बदतर सलूक कर सकती हूँ। बाकर साहब, इन साहब को बाहर जाना है। प्लीज़ दरवाज़ा खोल दें। बाकर साहब ने ज़रा तसद्दुफ़ से उसे देखा, फिर पलटने ही लगे थे कि वलीद ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। मैं देखता हूँ आप कितने दिन इस ऑफ़िस में रहती हैं। एक कशमगी निगाह बाकर साहब पर डालता वो तेज़ी से पलटा। हया ने कुर्सी पर वापस बैठते हुए इंटरकॉम रिसीवर उठाया। दरख्शां, अगर ये आदमी मुझे दोबारा बिला इजाज़त अपने ऑफ़िस में दाखिल होता नज़र आया तो आपकी छुट्टी। सुन लिया आपने? और सुनाया तो उसने वलीद को था, जो उसकी बात ख़त्म करते ही बाहर निकला था। जी, जी मैम। अब्बा की सेक्रेटरी बौखला गई थी। बैठिए। रिसीवर वापस रखते हुए उसने बाकर साहब को बैठने का इशारा किया। बाकी 10% शेयर्स इनके पास हैं मैम। बाकर साहब ने सिलसिला कलाम वहीं से जोड़ा। तब तक वो चंद गहरे सांस लेकर खुद को कंपोज कर चुकी थी। पहले उम्मेर लगारी ऑफिस आया करते थे, मगर गुज़िश्ता 1 माह से वो इलाज के सिलसिले में बैरून मुल्क हैं। चंद मज़ीद तफसीलात के बाद वो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की आज मुतवक्का मीटिंग के बारे में बताने लगे। मैम, एक ट्रेड सेंटर का प्रोजेक्ट है, हमें वो हासिल करना है और